रिकॉर्डिंग पर पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी और पूरी क्लास सीधी बैठने के बाद में बोलेगी गुड इवनिंग। प्यारी प्यारी स्माइल एक चेहरे पर, ठीक है। जो जो अच्छे से स्माइल करेगा उसके मार्क्स बढ़ेंगे। गुड, ठीक है, बेस्ट। अब कैसे स्माइल है, कमी नहीं बच्चों, साले स्माइल भी फुकड़ में नहीं देते हो। यस मुस्कान करता हूँ यार। 6:30 इज व्हाट आई हैव सेड यू द टाइमिंग। हाँ बेटा, नहीं सेकंड क्वेश्चन करेंगे, बट उसके पहले मुझे बताओ, मैंने कुछ टारगेट दिए थे आपको, मुझे जितना याद आ रहा है 5, 4, 5 एंड 2। क्या आपने रिवाइज किया? 4, 5 लिखने की आ जाएगी अभी आपको ताकत? अच्छा, कैसे है कि अभी भी पूरा नहीं हुआ होगा, बट कितने टाइम में आपने रिवाइज किया? 20-25 मिनट्स एक स्टैंडर्ड को दिए रहेंगे, तो उसके अंदर आपने मेन कोर वर्ड्स को हाईलाइट कर आपके पास रेडी रख लिया है। अभी उसके बेसिस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी तक नहीं हुई होगी, तो वो मैं समय निकालकर फिर वापस आपको एक दिन बताऊंगा कि जिस दिन आपको करना है। आज आपको दूसरा टारगेट दूंगा जिसके अंदर आपको रिवाइज करते हुए आगे जाना है। इज दैट ओके? यस। AS2 को ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बेटा उसमें क्वेश्चंस है ना। हाँ, तो बट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लिए तो काम हो जाएगा, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं भी आपको आइडेंटिफाई करके दे दूंगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। यस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम थे AS26 पर। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 बचा है क्या? अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, 2 कैसे बच गया? ये तो होमवर्क देना चाहिए था मैंने। पढ़ ले इसको एक बार। क्वेश्चन 2 यही वाला बचा है ना? हाँ, ब्लू 9, ये ब्लू 9। Naresh Limited has the following transaction during the financial year 1920. Naresh Limited acquired a running business of Sunil for 10,80,000 on 15th May 19. The fair value of Sunil's limited net asset is 5,16,000. So बेटा जी 10,80,000 माइनस करेंगे 5,16,000, कितना आ जाएगा बेटा जी? सो गुडविल आपकी आई 5,64,000, सही है। इसको एज पर AS14 इसको अमोर्टाइज करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। ओके। नरेश लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट ड्यू टू पॉपुलरिटी ऑफ सुनील्स लिमिटेड प्रोडक्ट इन द मार्केट द गुडविल एग्जिस्ट। तो गुडविल कितनी है हमने वो निकाल दी। नरेश लिमिटेड हैज टेकन अ फ्रेंचाइजी ऑन July 10 टू ऑपरेट अ रेस्टोरेंट फ्रॉम संकल्प लिमिटेड फॉर 1,80,000। दिस इज ओनली इंटेंजिबल एसेट। जो एनुअल फी होती है वो रॉयल्टी होती है। This is like a variable expenditure which you have to pay, yes or no? So it will not get capitalized anytime. It is a revenue expenditure. So 1,80,000 है। After deducting expenditure 10% हमें annual revenue देना है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 6 साल उस फ्रेंचाइजी की लाइफ है। नेट रेवेन्यू 60,000, ये कंफ्यूज करने के लिए लाइन दी गई है। जितना आपको समझ में आ रहा है इसको अमोर्टाइज करना है आपको 6 ईयर में। 1,80,000 डिवाइड बाय 6 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 30,000। सो इसको अमोर्टाइज करना है 30,000 एवरी ईयर। इसको अमोर्टाइज करना है 5,64,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू हाउ मच? 1,12,800 हर साल। अभी हमें क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछा है, बट एक चीज और ध्यान रखना कि जब कभी भी आप अमोर्टाइजेशन करो तब वो आपको क्लोजिंग बैलेंस पूछेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस जब पूछेंगे तो जितने साल का अमोर्टाइजेशन है वो माइनस कर फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालना। इंपेयरमेंट लॉस रहेगा तो वो भी प्रोवाइड करना। और साथ ही साथ और एक बात ध्यान रखना, वो क्या है, एकदम फालतू बात है वो, कि राजा बेटा जी द डेप्रिसिएशन मेथड और द अमोर्टाइजेशन मेथड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, तो भूलना मत। ऑन 20th August, Naresh Limited incurred a cost of 2,40,000 to register a patent for its project. It is expected that the economic life is 8 years, so 2,40,000 divided by 8 years. वैसे आपको बता दूं लाइफ कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 10 years। 10 years के ऊपर है तो you have to give the reasons for it and you have to check for the impairment every year even if there are no indicators of impairment. तो इसका 30,000 है। Naresh Limited follows an accounting policy to amortize all intangible assets on SLM basis over the maximum period permitted by the AS, taking full year amortization in the year of acquisition. Goodwill on the acquisition to be amortized over 5 years as per AS14. Wow. Prepare a schedule showing the intangible asset section in Naresh Limited balance sheet as on 31st March 2020. So बेटा जी ये तो 19 में बाई किया था तो इसका 1 साल का amortization होगा, बराबर है। और एक जुलाई 19 में इसका भी 1 साल का amortization होगा, ये भी 19 में तो भी इसका भी 1 साल ही amortization है। एग्रीड? सो असेट की वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर देखो, 5,64,000 माइनस 1,12,800, तो इसका बुक वैल्यू आएगा 451,200 और 1,80,000 माइनस
30,000 ना बेटा, सो ये आएगा, अरे क्या कर रहा हूं मैं, 1,50,000 क्या हंस के रहेगा मैंने, और नीचे वाला आएगा 2,10,000। ये बुक वैल्यू आ गई ना, और ये अमोर्टाइजेशन आ गया। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। टोटल ले ले बेटा इसकी 4,51,200, 4,51,200 प्लस 1,50,000 प्लस 2,10,000, कितना हो गया बेटा जी? 8,11,200। क्या ये बैच हुआ? और ये इंटेंजिबल एसेट्स का वर्किंग दिया, और नीचे अमोर्टाइजेशन देख लो, 564 आने के बाद में 1,12,800 अमोर्टाइजेशन है, और फिर बुक वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद में 30,000 अमोर्टाइजेशन और 30,000 अमोर्टाइजेशन। डू यू ऑल एग्री? यस। सो विद दिस कैन आई से AS 26 का क्वेश्चन सारे हो गए बेटा जी। मुझे अभी कुछ चीजें बतानी थी आपको। कैन इंटरनली जनरेटेड गुडविल बी रिकॉग्नाइज्ड? नो, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। ये उस दिन मैंने आपको बात बताई थी, यस और नो? सिमिलरली और भी कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जैसे ब्रांड्स, जैसे मास्ट हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट एंड आइटम सिमिलर इन सब्सटेंस शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन intangible assets. Is that okay? क्यों? क्योंकि उनका कॉस्ट मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। कॉस्ट शुड बी मेजर्ड रिलायबली। ये बात याद आ रही है क्या? देयर आर टू मतलब रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। वन इज देयर आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दैट एसेट एंड द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, तो हम नहीं जा सकते आगे। एग्रीड? और कुछ रहा क्या इसमें? अच्छा मुझे एक बात बताओ, असेट को रिटायर किया या डिस्पोज ऑफ किया तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकलता है। इट हैज टू बी कंपेयर्ड विद सेलिंग वैल्यू विद व्हाट? कॉस्ट ऑफ WDV, सॉरी, मतलब जो बुक वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करके, अगर बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचा तो क्या आएगा? प्रॉफिट, और कम में बेचा तो लॉस। इजी चीज है। हालांकि इसके कुछ क्वेश्चंस और करने का हमने डिसाइड किया था, और वो क्वेश्चंस मैं आपको रेगुलर टेक्स्ट बुक से करा रहा हूं। जो बच्चे रिवीजन बैच कर रहे हैं उन बच्चों से एक दरख्वास्त है कि आप ये सब चीजें फोटोग्राफ ले सकते हो, जो मैं क्वेश्चंस आपसे कराऊंगा, है ना? बड़े क्वेश्चंस करके जाना बेटा। ये रहा AS 26। तो AS 26 की थ्योरी के अंदर ही क्वेश्चंस दिए हुए मैंने। कौन से क्वेश्चंस है देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको और एक बात बता दूं, दीज आर ऑल क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग टेकन अप फ्रॉम वेयर? फ्रॉम योर मटेरियल ओनली, मॉड्यूल ओनली। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है एक बार ये देख लेते हैं। बेटा ये किया था क्या हमने? नहीं किया था। एग्जाम्पल 5 गुडविल का हमने कर लिया था, गुडविल कैलकुलेशन का कर लिया था क्वेश्चन, है ना? सिर्फ एग्जाम्पल देख रहा हूं कौन से है। सो बेटा जी ये वाला एक एग्जाम्पल है जो हमको करना चाहिए अभी। एग्जाम्पल 5 ये आपके सामने है। आर वी रेडी? प्लीज चेक। Vishnu Limited is engaged in research on a new product process design for its product. It had incurred expenditure of 265.37 lakhs on research up to 31st March 2003. Research will always go to P&L. Once research, always research. The development of the process began on 1st April 2003 and the development phase was 180 lakhs up to 31st March 2004. ये capitalize होगा. On 1st April 2004, the company will implement a new process design which will result in after-tax saving of 40 lakhs per annum for the next 5 years. The company's cost of capital is 10%. At what cost the asset should be recorded and what is its amortization amount? Have you all understood? So बेटा जी जब intangible asset को हम generate कर रहे होते हैं तब हम उस पर खर्चा कर रहे होते हैं। खर्चा हमको पता नहीं होता है। intangible asset एक ऐसी चीज है ना जिसका BOQ नहीं होता है। जैसे आप कार बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके लिए BOQ हो सकता है, आप कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हो। इंटेंजिबल एसेट डेवलपमेंट में कितना टाइम लगेगा, यू कैन नॉट नो दैट, एंड कितना खर्चा लगेगा ये भी नहीं पता। कई बार डेवलपमेंट करने के बाद में पता चलता है कि अरे तरीके इसका इतना वैल्यू था ही नहीं। सो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, इसका कॉस्ट रिसर्च फेज वाला तो कहां जाएगा? P&L। ये क्लियर है? डेवलपमेंट फेज में कितना है बेटा जी? 180 लैक्स। सो बेटा जी 180 लैक्स हमारा क्या हुआ? कॉस्ट। बट जरा शांति से सुनो, आप उसमें से कितने रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो? 40 लाख। अब हम इंपेयरमेंट में घुस गए बेटा। अब हम किस में घुस गए? इंपेयरमेंट में। इंपेयरमेंट में हमें कॉस्ट सेविंग कितने आने वाली? 40 लैक्स। सो बेटा जी अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%। तो हमें वैल्यू इन यूज निकालना पड़ेगा। सो बेटा जी मैं आपको चाहिए, मुझे आप दीजिए PVAF
राइट, ऑफ 5 years एट द रेट ऑफ 10%. क्या आप निकाल सकते हो ये? सो ये कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड बाय 0.5 क्यों 1.1 ना, 1 डिवाइड बाय 1.1 इज इक्वल टू m प्लस 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 इज इक्वल टू m प्लस. मेमोरी रिकॉर्ड 3.79 आ रहा है. सो 40 इंटू 3.7907 बराबर है इंटू 40, तो कितना आ रहा है बेटा जी? 151.63. क्या लग रहा है आपको? ये वैल्यू इन यूज है क्या? इंपेयरमेंट किया हमने, ये वैल्यू इन यूज है बेटू. सो बेटा जी हमारा रूल क्या बना? कॉस्ट और वैल्यू इन यूज विच एवर इज लेवर, मतलब इसको वैल्यू इन यूज बोल सकते हो, रिकवरेबल अमाउंट बोल सकते हो, चलेगा. सो बेटा जी लोअर है तो इंपेयरमेंट हुआ क्या? कितने का इंपेयरमेंट हुआ? 28.36. समझा कि नहीं समझा गुड़िया? ए गुंडी, ओवरहेड्स ना, तो यहां ओवरहेड्स ना, तूने इधर इधर आगे वाली 100% ओवरहेड है. बता मुझे क्या किया मैंने अभी? तुझे समझा क्या? बता क्या किया है? मतलब वो रिकवरेबल अमाउंट निकाला ना, रिकवरेबल अमाउंट हम AS28 में शिफ्ट हो गए. AS28 क्या बोलता है? इट इज नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर. वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं? जो उसके कैश फ्लोज होते हैं उसको डिस्काउंट करते हैं, तो वो वैल्यू इन यूज निकली. और मैंने आपको वो जो बात बताई थी वो क्या कि डेवलपमेंट करते पता ही नहीं चलता कितना खर्चा कर दिया, कि उसका बीओके नहीं होता है, बट बाद में जाके उसके बेनिफिट देखे तो कम है, तो वो इंपेयर हो गई ना असेट. सो इंपेयर हो गई असेट. इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस हुआ? 28.36. तो मेरी बुक वैल्यू कितने की हो गई अभी? बुक वैल्यू आएगी 151.63. बेटा इसका हमें बेनिफिट कितना है? 5 साल है ना लाइफ. सो डिवाइड बाय 5 कर दूं क्या? 30.32 आ रहा है क्या? बोलो भैया. आपका अमोर्टाइजेशन आएगा 30.32. मैं तब तक आगे नहीं जाऊंगा जब तक आप इसको बता नहीं देते क्या किया है मैंने. पहले एक बार आंसर तो चेक कर लेते तिजाल, नहीं तो मैंने ज्यादा बता दिया और कुछ आगे और कुछ निकल गया. हाँ देखा, ये देखा 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 देखा. फिर इंपेयरमेंट कितना है बेटा जी? 28.37. फिर अमोर्टाइजेशन कितना आएगा? 30.33. हमारा आंसर कितना है? तो 30.3262. इज दैट ओके? चलो एक बार आंसर बताओ कैसे किया. पहले इसमें बताओ रिसर्च फेज क्यों नहीं लिया? वो P&L में जाएगा. तो आप क्या लिखोगे? एज पर AS26 एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिसर्च फेज इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. ओनली एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट फेज इज कैपिटलाइज. सो आप लिखेंगे देयरफॉर द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड एज पर AS26 इज 180 lakhs. फिर क्या करेंगे आप? एज पर AS28 राइट, इंपेयरमेंट ऑफ द असेट शुड बी प्रोवाइडेड. सो फिर हम क्या निकालेंगे? वैल्यू इन यूज. वैल्यू इन यूज या नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर, रिकवरेबल अमाउंट निकलेगी. एग्रीड? सो वी विल से दैट हेंस द असेट इज इंपेयर्ड एज द रिकवरेबल अमाउंट इज लोअर. फिर रिकवरेबल अमाउंट लोअर रहने के बाद में आप क्या करोगे? यू विल प्रोवाइड फॉर इंपेयरमेंट. पहले क्या लेस करोगे? इंपेयरमेंट. इंपेयरमेंट लेस करने के बाद में उसको क्या करोगे? डिवाइड बाय 5 एंड यू विल गेट अमोर्टाइजेशन पर ईयर. यस और नो? ऑनलाइन लाइव क्लियर है ये? अब उन्होंने बहुत पेल पेल कर लिखा है बट आपको चिंता नहीं करने की है. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी पता है क्या? एन असेट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ एंड ओनली इफ, रूल नंबर 1, द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. ये तो सही है. एंड दूसरा क्या है? देयर आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. आर देयर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट? यस. एग्रीड? यस. फोटो निकालनी ले. आंसर और क्वेश्चन की अलग अलग निकालेगा एक साथ निकालेगा ना? ले फिर क्वेश्चन ये ले ले. ये करते हैं और फिर ये वाला ले लो इसका आंसर. चले भी आगे. बेटा अमोर्टाइजेशन का तो बता दिया था मैंने आपको. बेटा मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन नंबर ये भी कर लेते, एग्जाम्पल कौन सा? ये वाला एग्जाम्पल कर लेते, पेज नंबर 26.20 और
26.20 पर ही दूसरा एग्जाम्पल। अब यहां पर क्या होगा मैं आपको साथ बताता हूं। क्वेश्चन बहुत पेल पेल कर बातें करेगा, आंसर एकदम सिंपल रहेगा। जब कभी भी एएस ऐसा लगे तुम पढ़ कर गए थे बट बहुत सारी चीजें फेंकी उसके अंदर, बाकी की चीजें जो आपने पढ़ी नहीं थी एएस में, अगर इज्जत से शिद्दत से, तो समझ जाना वो गुमराह करने के लिए दिया गया है। उसमें से कोर निकालना और आंसर निकालना, आंसर बहुत स्वस्थ और इजी रहेगा। Vidya Limited has spent a substantial amount on purchase of goodwill, trademark and copyright, for which 95% of the amount has been spent on purchase of trademark and copyright. फिर उन्होंने बताया कि शेड्यूल 14, एक्चुअली कंपनीज एक्ट में शेड्यूल होता है जो डेप्रिसिएशन बताता है, डज नॉट गिव एनी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर दिस असेट। ये स्टैंडर्ड खुद बताता है कि कैसे करना है अमोर्टाइजेशन। तो उन्होंने बताया कि कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन रेट दी हुई नहीं है, तुमको कहीं को चाहिए, तुम क्या फॉलो करेंगे, एस 26। The company is not willing to amortize this intangible asset in the financial records on the contention that these are permanent in nature and does not require any amortization. Comment, आपको क्या लगता है, amortization करना पड़ेगा कि नहीं? वो बोल रहे हैं कि गुडविल और ट्रेडमार्क और पेटेंट इसको बाय किया है हमने और इसको amortize करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, परमानेंट है। तो आप मानने को तैयार हो कि नहीं? तो आप बताओ गुडविल के बारे में क्या बोलोगे? इट शुड बी amortized over a period of 5 years। और दूसरा इसके बारे में क्या बोलोगे, कॉपीराइट, what is the maximum life? 10 years. So when the life is not specified, we'll amortize it over a period of what? 10 years. और हम क्या लिखेंगे, amortization should reflect the pattern of consumption of economic benefit. Useful life of the asset as per AS 10 is, there is a rebuttable presumption that it is how many? 10 years, unless it can be proved with evidence, and in that case it should be checked for impairment every year। मतलब amortization से जुड़ी हुई जो जो बातें सब लिख दो और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन में ये लिखेंगे, hence goodwill will be amortized over a period of 5 years as per AS 14 ना, AS 26 गुडविल के बारे में नहीं बताता। और दूसरा AS 26 के हिसाब से copyright would be amortized over a period of 10 years which is the maximum life given by AS 26। happy? so उन्होंने ये लिखा, Hence the company should provide for amortization। हमने उससे ज्यादा बात बोल दी है ना, हमने amortization के बारे में ये बताया था क्या, on a systematic basis। और systematic basis मतलब क्या, it should reflect the pattern of consumption of economic benefit। When the pattern cannot be determined, it should be amortized on SLM basis। Yes or no? Shall we proceed? In the past year, Vidya Limited has spent and carried forward in the books a total of 5 lakh on developing a cure for cancer। During the current year, it is decided to terminate the product as the test result in the current year have proved adverse। Comment on the accounting treatment। कैंसर का हमने ये कर लिया और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो रिजल्ट्स है वो गंदे है, क्या करेंगे, गलत है, so it should be transferred to P&L। बट क्या लिखेंगे, in that case the useful life is reduced to 0 ना, so there is a revision of the estimate whenever there is a useful life change। Whenever you change the method of amortization, you have to follow AS 5। आप इस क्वेश्चन का आंसर इंपेयरमेंट के थ्रू भी दे सकते हो। As the product would be terminated, the value in use would be how much? 0। ये भी तो हो सकता है ना तरीका प्रेजेंट करने का आंसर। So because the value in use would be 0, the asset would be impaired। Is that okay? Yes। तो उन्होंने यहां पर क्या लिखा, in this case since the company had decided to in the current year to terminate the product because of adverse result, deferral of cost incurred on it cannot be justified। Hence the entire unamortized expenditure of 5 lakh should be expensed off in the current year and charged to P&L। अब इसका आंसर दोनों तरीके से दे सकते हैं, ये इम्पेयरमेंट भी है और दिस इज ऑल्सो द चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। पहले हमने बोला था क्या कितने साल चलेगी, 4-5 साल चलेगा, अब हम क्या बोल रहे हैं, नहीं चलेगा, तो अब इसको पूरा अमोर्टाइज कर दो। पॉइंट क्लियर? बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, हियर वी गो। और कुछ नहीं, ये रेंदो, ये रेंदो, ये रेंदो। हाँ, ये वाला और एक मुझे करवाना है बेटा। गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड और शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। एंड इफ द एग्जामिनर आस्क्स यू द रीजन व्हाई, the cost of goodwill cannot be estimated reliably, right? Next, brand masthead, publishing titles, customer list and similar list, क्या ये asset है क्या?
क्या हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या? कौन सी चीज? ब्रांड्स, मास्टर्स मतलब किसी बुक का टाइटल, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट, क्या हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? परचेस रहा तो रिकॉग्नाइज होगा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, बट बेटा जी कस्टमर लिस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली कि उसका कॉस्ट कितना है, यस और नो? सो हेंस माय डियर फ्रेंड, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज व्हाट? असेट. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. ट्रू कॉलर, इनके पास क्या है? डेटा है ना, लोगों का डेटा है, तो क्या ये उनके लिए असेट है क्या? द आंसर इज यस, असेट है ये, बट क्या इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या? नो. व्हाई कांट यू रिकॉग्नाइज इट? बिकॉज कॉस्ट ऑफ दैट कस्टमर लिस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, यस और नो? बेटा और बाकी के जो अदर्स है सॉफ्टवेयर वगैरह, उनका किस तरीके से कॉस्ट निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था. उसके अंदर आपको परचेस प्राइस और फिर कौन से इंक्लूड करते हैं कौन से नहीं करते, ये हमने देखा था. कॉस्ट नॉट टू बी इंक्लूडेड एंड कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड. कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड आपको अच्छे से कर जाना है. अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चन पूछता हूं. बेटा आइडेंटिफाइबिलिटी मतलब क्या? इट कैन बी सोल्ड, रेंटेड, एक्सचेंज्ड इंडिपेंडेंटली, यस और नो? If it is separable, identifiable means it is separable and it is separable if it can be sold, leased or etc. फिर दूसरा क्या? कंट्रोल का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? If it can be controlled, if we can say that I can restrict others from obtaining the economic benefit. Control can also be shown with the help of some contractual relationship or legal rights, yes or no? अब बेटा जी मुझे एक बात बताओ, कई बार ऐसा बोलेंगे कि मेरे पास इंडिया का 20 या मैगी बोलेगी, मैगी हमारे पास इंडिया का 40% मार्केट शेयर है. इज इट एन असेट? नो. क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है. क्या तुम दूसरों को रोक सकते हो क्या कि वो बेनिफिट ना डिराइव करे? नहीं. वो तुम्हारी जागीर है क्या? नहीं. बीजेपी का वोट बैंक है आज 35% या 40%. इज इट एन इंटेंजिबल असेट? नो. व्हाई पीपल आर ज्वाइनिंग बीजेपी और व्हाई इज बीजेपी वैल्यूएबल? बिकॉज ऑफ देयर बेस and it is an intangible asset, yes or no? But can it be recognized? The answer is no. Why? Because my dear friend, you cannot control. Control is missing. ना control कब? जब आप दूसरों को रोक सकते हो. Can an employee become an intangible asset? किसी कंपनी के लिए skilled manpower is an asset, but can it be recognized as an intangible asset? Why? You don't have a control. कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, देयर आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, सब बराबर है, बट कैन यू कंट्रोल देम अगर कोई छोड़ के जाना चाहे तो? सो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन व्हाट? असेट, यस और नो? सो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो देख लेना. आज का होमवर्क लिख कर ले लो. AS26 ये देख लो बेटा जी, ये मैंने बताया था. पेटेंट राइट, बेटा पेटेंट राइट इज एन इंटेंजिबल असेट? द आंसर इज यस. मार्केट शेयर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मार्केट शेयर इज नॉट एन इंटेंजिबल असेट. ट्रेनिंग टू स्किल्ड स्टाफ और स्पेसिफिक मैनेजमेंट टैलेंट और कस्टमर पोर्टफोलियो मतलब किसी का क्लाइंट शाहरुख खान है तो जाहिर सी बात है इंटेंजिबल असेट है. नहीं? तुम्हें क्या लगता है नाम नहीं लिखेगा? लिखेगा ना कि हमारा क्लाइंट ये है तो हम उसको सर्विसेज देते हो, तेरे को भी बहुत अच्छे से देंगे. सो क्या कस्टमर पोर्टफोलियो एक इंटेंजिबल असेट है क्या? नहीं भाई साहब. तुम एडवर्टीजमेंट करते हो, लिखते हो कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरे क्लाइंट है. अभी फॉर एग्जांपल कल को तुम्हारे पास टीसीएस का काम है तो तुम किसी को काम लेने के लिए जाओगे तो तुम क्या बोलोगे? मेरा क्लाइंट टीसीएस है, मेरा क्लाइंट इंडियन रेलवेज है. बट क्या वो इंटेंजिबल असेट हो सकती है क्या? नहीं. व्हाई इट कैन नॉट बी इंटेंजिबल असेट? बिकॉज यू डोंट हैव कंट्रोल. वो कल को जाएंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, यस और नो? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. जैसे चेन्नई, क्या सुपर चेन्नई, क्या नाम है उसका? चेन्नई सुपर किंग्स, पता नहीं नाम क्यों नहीं आ रहा. हाँ, शायद धोनी जा रहा है इसलिए. हाँ, तो चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर उनके प्लेयर कैन बिकम एन असेट. आई डोंट डिसएग्री ऑन दैट, बट वो असेट इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ही है. बट अगर तुम अब्रॉड जाओ तो फुटबॉल लीग्स जो होती है ना, फुटबॉल लीग के जो प्लेयर होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट 5-5 साल का होता है, 4-4, 5-5 साल का, तो वो असेट माने जाते हैं क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते और अगर वो गए कहीं पर तो उनको बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ती है. तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट रहा तो बात अलग है. बट एम्प्लॉय जब हम बोले तो एम्प्लॉय के साथ क्या है? उसको नोटिस पीरियड देके निकल जाना, बात खत्म हो गई. इज नॉट एन इंटेंजिबल असेट. उधर कंट्रोल अगर आप प्रोजेक्ट कर पाए तो आपकी इंटेंजिबल असेट है. इज दैट ओके? विद दिस कैन वी से बाय बाय टू AS26? बोलो बाय बाय AS26 को. बाय बाय. बंद कर दे भाई.